संसद में तवांग मसले पर आज भी हंगामे के आसार। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने आज इस मुद्दे पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया, जबकि राज्यसभा में रणदीप सुरजेवाला ने ये प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कामकाज स्थगित करके प्रधानमंत्री से इस मामले पर बयान देने की मांग की है। विपक्षी दल तवांग मुद्दे पर चर्चा की मांग पर अड़े हुए हैं। विपक्ष इस मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा की मांग पर अड़ा है। सरकार का पक्ष है कि इस मुद्दे को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में बयान दे चुके हैं। तवांग में चीनी सैनिकों के साथ झड़प के बाद पैदा हुए तनाव के बीच भारत ने चीन को कड़ा संदेश दिया है। कल देर रात ओडिशा में अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ये पहला मौका है जब मिसाइल को पूरी रेंज में दागा गया है, यानी कि मिसाइल ने 5,500 किलोमीटर दूर जाकर टारगेट को ध्वस्त किया है। आवाज की गति से 24 गुना ज्यादा रफ्तार से चलने वाली अग्नि 5 मिसाइल 1 सेकंड में 8.16 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 29,401 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर वार करती है। इस बीच सेना ने कहा है कि एलएसी पर विवाद को स्थानीय स्तर पर सुलझा लिया गया है। पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इंचार्ज लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कालिता ने कहा है कि झड़प में कुछ जवानों को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन मामले को सुलझा लिया गया है। इस सिलसिले में बुमला में मीटिंग भी हुई और अब स्थिति नियंत्रण में है। सेना ने यह भी कहा कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी है। 1971 में पाकिस्तान पर जीत की याद में आज विजय दिवस मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों ने भी वॉर मेमोरियल पर श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। उन्होंने 1971 में युद्ध में शामिल वीर जवानों के पराक्रम और शौर्य को याद किया है। विजय दिवस के सिलसिले में कोलकाता में सेना के जाबाजों ने दमखम का प्रदर्शन किया। फ्लाइंग पास्ट के दौरान वायुसेना के लड़ाकू विमान सुखोई 30 से लेकर सेना के हेलीकॉप्टरों ध्रुव, रुद्र और चीता ने आसमान का सीना चीरते हुए हैरतअंगेज कारनामे दिखाए। वहीं पूर्वी कमान मुख्यालय में बांग्लादेश से आए मुक्ति योद्धाओं के दल और 1971 के युद्ध में हिस्सा लेने वाले भारतीय सेना के जाबाजों का मिलन कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के पनाहगारों को सीधा और तीखा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद का खतरा वास्तव में और गंभीर हो गया है। आतंक को पनाह देने वालों की पुरानी आदतें और नेटवर्क अभी भी बरकरार है। उन्होंने 26/11 के मुंबई हमलों के साथ ही न्यूयॉर्क में 9/11 को हुए टेरर अटैक का भी जिक्र करते हुए कहा है कि इंसाफ होना अभी बाकी है। भारत ने 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र की बैठक में इसकी जानकारी दी। अगस्त 2021 के बाद भारत दूसरी बार सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहा है, जो 1 महीने चलेगी। मुंबई 26/11 हमले की सर्वाइवर नर्स अंजलि विजय कुलथे ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सामने अपनी आप बीती बताई है। उन्होंने उस दिन को याद किया जब आतंकियों ने मुंबई में कामा अस्पताल में हमला कर दिया था। अंजलि ने बताया कि किस तरह उन्होंने 20 गर्भवती महिलाओं की जान बचाई थी और 3 घंटे उन्हें सुरक्षित रखा था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 100 दिन पूरा हो गए हैं। राहुल गांधी आज मीडिया को संबोधित कर सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त राजस्थान के दौसा में है और कल गहलोत और पायलट दोनों गुटों के नेता राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते नजर आए। यात्रा के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि गांधी जी और राजीव गांधी जी ने अच्छा काम किया, लेकिन कांग्रेस को हर मीटिंग में ये दोहराना नहीं चाहिए। हमें अब ये बोलना चाहिए कि हम जनता के लिए क्या करेंगे और जरूरी क्या है। जेडीयू और आरजेडी के विलय की अटकलों पर ब्रेक लग गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी के अंदर उठे विवाद को शांत करने के लिए विधायक दल की बैठक में साफ कर दिया। इससे पहले नीतीश कुमार ने महागठबंधन के विधायक दल की बैठक में 2025 का चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ने का ऐलान किया था। उसके बाद से ही जेडीयू और आरजेडी के विलय की बात जोर पकड़ रही थी। तब पार्टी के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा ने इसे आत्मघाती कदम बताया था। बिहार के सारण जिले में जहरीली शराब से मौतों के मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। प्रशासन ने इस मामले में आरोपी अधिकारियों पर कार्रवाई का भी दावा किया है।
प्रशासन का कहना है कि शराब की 126 अवैध कारोबारियों को पकड़ा है और 4000 लीटर अवैध शराब जब्त की है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच तेजी से चल रही है। बिहार में जहरीली शराब से अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी रहे प्रशांत किशोर ने शराब कांड को लेकर संगीन आरोप लगाया है। शराबबंदी कानून वापस लेने की मांग करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश के करीब रहने वाले ही शराब पीते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शराबबंदी एक विफल योजना है। तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लेते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, जब आरजेडी और तेजस्वी यादव विपक्ष में थे तब शराबबंदी पर नीतीश सरकार को घेर रहे थे। अब ये खुद सरकार चला रहे हैं तो इन्हें शराबबंदी सही लग रही है। सर्दी की छुट्टियों से पहले सुप्रीम कोर्ट में कामकाज का आज आखिरी दिन है। कल से अदालत में छुट्टी रहेगी और फिर 2 जनवरी 2023 से सुनवाई होगी। छुट्टी से पहले आज सर्वोच्च अदालत कई अहम मामलों की सुनवाई करेगी। इनमें राकेश अस्थाना को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बनाने के मामले के खिलाफ दायर याचिका के अलावा सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की सुनवाई में तेजी लाने से जुड़ी याचिका भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाया। अदालत ने साफ किया है कि रिश्वत मांगे जाने का सीधा सबूत न होने या शिकायतकर्ता की मौत हो जाने के बावजूद भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत दोष साबित हो सकता है। साथ ही 5 जजों की पीठ ने भ्रष्टाचार को कैंसर बताया और कहा कि जांच एजेंसी की तरफ से जुटाए गए दूसरे सबूत भी मुकदमे को साबित कर सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। ठाकरे ने सिंगल जज के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। उन्होंने सबसे पहले अपनी याचिका में चुनाव आयोग की ओर से उनकी पार्टी के चुनाव चिन्ह को फ्रीज करने पर विरोध किया था, लेकिन सिंगल जज की पीठ ने तब ये याचिका खारिज कर दी थी। भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब वो प्रत्यर्पण को लेकर ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकेगा। लंदन हाईकोर्ट ने नीरव को सुप्रीम कोर्ट में अपील की राह देने से इनकार कर दिया है। प्रत्यर्पण का आदेश भी लंदन हाईकोर्ट ने ही दिया था। इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता था। अब अर्जी खारिज होने के बाद नीरव को भारत लाना आसान हो गया है। नीरव मोदी के लिए कानूनी रास्ते करीब करीब बंद हो गए हैं। वो प्रत्यर्पण के मामले को अब कम से कम ब्रिटेन की किसी अदालत में चुनौती नहीं दे सकता है। दिल्ली में बच्चों को स्कूल भेजने में होने वाली परेशानी से अभिभावकों को कुछ राहत मिल सकती है। दिल्ली सरकार ने अब एक नई स्कूल कैब नीति तैयार की है। इसके तहत कुछ बदलावों के बाद प्राइवेट कारों को कमर्शियल गाड़ियों के रूप में रजिस्टर्ड करने और स्कूली बच्चों को लाने ले जाने की इजाजत मिलेगी। नई नीति के तहत परिवहन विभाग निजी कारों के मालिकों को अपने वाहनों को कमर्शियल रूप से संचालित करने की इजाजत देने की योजना बना रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से मंदिर निर्माण का नया वीडियो जारी किया गया है। इस वीडियो में राम मंदिर के निर्माण कार्य की प्रगति को दिखाया गया है। निर्माण एजेंसी से जुड़े इंजीनियर और श्रमिक किस तरह राम मंदिर के निर्माण में जुटे हैं। इस बीच खबर है कि मंदिर निर्माण स्थल के 500 मीटर के दायरे को प्रशासन ने प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया है। इस दायरे में केवल धार्मिक गतिविधियों को ही अनुमति होगी और किसी तरह के कारोबार या फिर किसी और काम की इजाजत नहीं होगी। ठंड के मौसम में धौलपुर की चंबल नदी का नजारा देखते ही बन रहा है। यहां पर नदी के बीच बने टापू पर घड़ियाल, कछुए और मगरमच्छ धूप सेकते नजर आ रहे हैं। चंबल के किनारे प्रवासी परिंदों ने भी अब डेरा जमा लिया है, लिहाजा चंबल की कुदरती सुंदरता को 4 चांद लग गए हैं। ऐसा लग रहा है कि ट्विटर के मालिक एलन मस्क को अपनी आलोचना पसंद नहीं है। खबर है कि ट्विटर पर अमेरिका के ऐसे कई पत्रकारों के अकाउंट बंद कर दिए गए हैं जिन्होंने मस्क के बारे में लिखा था कि इस मामले में ट्विटर की ओर से कोई सफाई भी नहीं दी गई और न ही कोई कारण बताया गया है। जिन पत्रकारों के खाते बंद किए गए हैं उनमें से कई अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबारों से जुड़े हैं। इंदौर के सराफा बाजार का नाम इन दिनों एक खास वजह से ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। ये वजह है कुल्फी बेचने वालों का अंदाज, जिसकी शहर भर के लोग तारीफ कर रहे हैं। कुल्फी तो खाने आ ही रहे हैं और खासतौर से लोग कुल्फी बेचने के उसके अंदाज को भी पसंद कर रहे हैं। ये दुकानदार अपनी दुकान पर करीब 2 किलो सोना पहनकर कुल्फी बेचता है और लोगों को सोने की वर्क लगी कुल्फी खिलाता है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 100 साल पुराने मंदिर में कोड़े मारने का अजब त्योहार आज भी मनाया जा रहा है।
श्रद्धालु विशेष पूजा करते हैं, अपने शरीर पर कोड़े बरसाते हैं और लोग पारंपरिक गीत पर डांस करते हैं। अनोखी पूजा के रिवाज में आसपास के गांव वाले भी शामिल होते हैं। यूपी के मिर्जापुर में किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती कर बम्पर मुनाफा कमा रहे हैं। अब तक परंपरागत खेती कर रहे किसानों को जब खेती में घाटा हुआ तो इन्होंने सरकारी मदद से ड्रैगन फ्रूट की खेती की शुरुआत की। एक किसान ने ड्रैगन फ्रूट की खेती से पहले ही साल में लाखों रुपए का मुनाफा कमाया। खरीदारों को उन्होंने 250 से 300 रुपए किलो तक का ये फल बेचा। किसानों का कहना है कि एक बार पेड़ लगने के बाद इससे 25 साल तक मुनाफा लिया जा सकता है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में महाराजा गुड़ा गांव का एक अनोखा मकान चर्चा में है। दरअसल ये मकान 2 राज्यों की सीमा में बटा हुआ है। इसका बेडरूम और हॉल वाला आधा हिस्सा महाराष्ट्र में है तो किचन समेत दूसरा हिस्सा तेलंगाना में। महाराजगुड़ा समेत 14 गांवों को लेकर महाराष्ट्र और तेलंगाना में विवाद है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये गांव महाराष्ट्र का हिस्सा, लेकिन तेलंगाना अब भी इन गांवों पर अपना दावा करता है। केरल के कुन्नूर में एक स्कूल टीचर ने एक विशाल मोज़ेक पिक्चर बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। पीएम सुधीश नाम के इस टीचर ने यह अद्भुत कारनामा टॉफी और कैंडी पर लपेटने वाले पेपर से किया है। अगर आप दिल्ली में एम्स में इलाज के लिए जाते हैं और पान मसाला खाने या धूम्रपान करने की आदत है तो जरा समझ जाइए। दरअसल दिल्ली एम्स को तंबाकू फ्री जोन बना दिया गया है। दिल्ली एम्स में अब कोई भी व्यक्ति ना तो पान मसाला खा सकता है, ना ही स्मोकिंग कर सकता है। ये पाबंदी अस्पताल में काम करने वाले सभी तरह के स्टाफ पर लागू होगी, चाहे वो डॉक्टर हो, स्थायी या अस्थायी कर्मचारी हो या फिर सिक्योरिटी स्टाफ हो। नियम का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसबीआई ने लोन देने की दर एमसीएलआर बढ़ा दी है। बैंक ने इसे 25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाने का फैसला किया है। ये नई ब्याज दरें तुरंत प्रभाव से लागू भी हो गई हैं, यानी कि अगर आपने एसबीआई से लोन लिया है तो आपको अब ज्यादा ईएमआई देनी होगी। हाल ही में आरबीआई ने ब्याज दरों को बढ़ाने का ऐलान किया था और इसी के बाद अब एसबीआई में इजाफा किया है। अमेरिका जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। एयर इंडिया ने मुंबई से सैन फ्रांसिस्को जाने वाली फ्लाइट की शुरुआत कर दी है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे लॉन्च किया है। ये फ्लाइट हफ्ते में 3 दिन उड़ान भरेगी। अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने फिर ब्याज दर बढ़ा दी है। इस बार 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया गया है। अमेरिका में महंगाई को कम करने के मकसद से फेड लगातार ब्याज दरों में इजाफा कर रहा है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत दौरे पर हैं। अपने इस दौरे में वो जयपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने आमेर पैलेस और जयगढ़ किले का दौरा किया। बोरिस जॉनसन के इस दौरे को लेकर वहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। बोरिस जॉनसन ने किले में तस्वीरें खिंचवाई। फिल्म पठान को लेकर देश भर से उठ रही आवाजों के बीच एक्टर शाहरुख खान ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि दुनिया कुछ भी कर ले पर वो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। फिल्म पठान के एक गाने में पहने दीपिका के कपड़ों के रंग को लेकर काफी विवाद हो रहा है। फिल्म को बैन और बॉयकॉट करने की मांगे उठ रही हैं। इस पर कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में पहुंचे शाहरुख ने अपना जवाब दिया है। कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में महानायक अमिताभ बच्चन भी पहुंचे। सीएम ममता बनर्जी ने उनके लिए भारत रत्न की मांग की। अमिताभ ने इस मौके पर अभिव्यक्ति की आजादी पर भी बात की तो ऐसा लगा कि वो शाहरुख खान का समर्थन कर रहे हैं। अमिताभ ने आज के दौर में बन रही पीरियड फिल्मों को लेकर कहा कि ये कट्टर राष्ट्रवाद लिए होती हैं। बीजेपी ने दावा किया कि अमिताभ बच्चन ने ममता बनर्जी को आईना दिखाने की कोशिश की है। गोवा में इन दिनों आर्ट फेस्टिवल चल रहा है, जिसमें 1000 से ज्यादा कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। 9 दिनों के इस आर्ट फेस्टिवल के दौरान 14 से ज्यादा जगहों पर 120 से ज्यादा कार्यक्रम होंगे और कलाकारों को अपने हुनर की नुमाइश का मौका मिलेगा। सेरेंडिपिटी आर्ट फाउंडेशन की ओर से यह आर्ट फेस्टिवल आयोजित किया गया है। जेम्स कैमरून की मशहूर फिल्म अवतार 2 आज रिलीज हुई है। खबर है कि फिल्म की टिकटों की धमाकेदार एडवांस बुकिंग हुई है। माना जा रहा है कि फिल्म ओपनिंग के मामले में एक नया रिकॉर्ड बना सकती है। फिल्म 2009 में रिलीज हुई अवतार का ही सीक्वल है। This family
is our fortress. Wherever we go. अरे कहाँ मैं कहाँ। रिपोर्ट्स की माने तो कटरीना कैफ 2022 में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च की गई एशियन एक्ट्रेस बन गई हैं। कटरीना कैफ इस लिस्ट में आलिया भट्ट और प्रियंका चोपड़ा को पीछे छोड़ते हुए टॉप पर हैं। टॉप 10 की लिस्ट में कटरीना 7वें, आलिया 8वें और प्रियंका 9वें स्थान पर हैं। भारत बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट का आज तीसरा दिन है। भारतीय टीम अब दूसरी पारी खेल रही है। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में टीम इंडिया पूरी तरह से हावी हो चुकी है। भारत की पहली पारी में 404 रन के जवाब में बांग्लादेश की पहली पारी 150 रन के स्कोर पर सिमट गई और इसके बाद भारतीय कप्तान लोकेश राहुल ने बांग्लादेश को फॉलो ऑन देने की बजाय दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इससे पहले भारतीय टीम 404 रनों पर ऑल आउट हो गई। पहली पारी में बल्लेबाजों के अलावा गेंदबाजों ने भी कमाल दिखाया। टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से भारत के लिए मैच काफी अहम है। भारतीय टीम इस सीरीज के दोनों मैच जीतकर फाइनल की रेस में बनी रहना चाहेगी, तो वहीं बांग्लादेश की कोशिश वनडे सीरीज की तरह टेस्ट सीरीज में भी जीत हासिल करना होगी। युवा बल्लेबाज ईशान किशन ने रणजी ट्रॉफी में भी शानदार शतक जमा दिया है। उन्होंने रांची में चल रहे इस मुकाबले में केरल के खिलाफ 132 रनों की पारी खेली। इस तरह झारखंड की टीम 340 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर बनाने में कामयाब रही। मेजबान भारतीय महिला क्रिकेट टीम को तीसरे टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 21 रनों से हरा दिया। इस तरह ऑस्ट्रेलियाई टीम 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे हो गई है। दोनों टीमों के बीच शनिवार को चौथे मुकाबले के लिए भिड़ंत होगी। स्पेन में चल रहे FIH हॉकी नेशंस कप में आज सेमीफाइनल मुकाबले होंगे। इसमें भारतीय महिला हॉकी टीम आयरलैंड के साथ भिड़ेगी। भारत ने इस टूर्नामेंट में अब तक अच्छा प्रदर्शन किया है। रविवार को खेले जाने वाले फीफा वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले के लिए अर्जेंटीना की टीम जमकर पसीना बहा रही है। हालांकि दोहा में प्रैक्टिस सेशन के दौरान मेसी समेत कई खिलाड़ी मैदान पर नहीं दिखे। माना जा रहा है कि उन्हें फिलहाल रेस्ट दिया गया है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में फाइनल की टक्कर फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच होगी। दोनों टीमें इससे पहले 2 बार फुटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। रविवार को फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच फीफा वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला लुसेल स्टेडियम में खेला जाएगा। स्टेडियम में 80,000 दर्शक खेल देख सकते हैं। स्टेडियम में अर्जेंटीना की टीम 5वीं बार खेलने उतरेगी, जबकि फ्रांस के लिए यहां खेलने का ये पहला मौका होगा। चीन में एक बार फिर कोविड फैलने की आशंका जोर पकड़ने लगी है। इसको देखते हुए वहां पर वायरल संक्रमण की टेस्टिंग तेज कर दी गई है। चीन के जिनयांग का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग टेस्टिंग के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने घर घर में फ्री कोविड टेस्ट कराने की मंशा जताई है, ताकि सर्दियों के दौरान कोविड के प्रकोप को रोका जा सके। सरकार का कहना है कि कोविड की रोकथाम के लिए रकम को कांग्रेस की मंजूरी नहीं मिलने के चलते पहले से मौजूद फंड का ही इस्तेमाल इस काम के लिए किया जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपीय संघ के नेताओं से आर्थिक मदद को मंजूरी देने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि रूस के साथ 10 महीने से जारी लड़ाई के कारण उनके देश को खास आर्थिक मदद की जरूरत है। इससे पहले यूरोपीय संघ के नेताओं ने एक बैठक में यूक्रेन के लिए मदद के पैकेज और रूस पर नए प्रतिबंधों के मुद्दे पर आपसी मतभेद सुलझाने की कोशिश की। अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर चमन स्पिन बोलदाक इलाके में सीमा की सुरक्षा में लगी सेनाओं के बीच एक बार फिर जमकर झड़प हुई। पेरू में प्रदर्शनी के बाद इमरजेंसी घोषित कर दी गई है और पुलिस को स्पेशल पावर दे दिए गए हैं। नए आदेशों के मुताबिक लोगों को कहीं भी जमा होने की इजाजत नहीं होगी। पेरू में पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कास्टिलो को हटाए जाने के बाद से ही स्थिति तनावपूर्ण है। अमेरिका के कई इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। मिनेसोटा, वर्जीनिया
और वर्मोंट में इन दिनों बर्फ की मोटी चादरों ने गाड़ियों, घरों, सड़कों, हर जगह को अपने कब्जे में ले लिया है। बर्फबारी में कलाकारी की शानदार तस्वीरें रूस से सामने आई हैं। यहां पर रूसी सैनिकों की बर्फ से बनी आकृति हर किसी को लुभा रही है। सरकार ने शहर के चौक चौराहों पर बर्फ और प्लास्टिक से बनी सैनिकों की आकृति लगाई है। जर्मनी के बर्लिन में क्रिसमस की शानदार रंग देखने को मिल रहे हैं। क्रिसमस का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में बर्लिन के बाजारों में शानदार सजावट देखने को मिल रही है।